दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों आज के कालांश में हम भौतिक भूगोल की इकाई समुद्र विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अध्ययन करिए। दोस्तों प्रवाल को अंग्रेजी में कोरल तथा प्रवाल भित्तियों को कोरल रीफ्स कहा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत में मैं सबसे पहले प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियों का सामान्य परिचय के रूप में आपके सामने कुछ बिंदु इनका सामान्य परिचय कुछ बिंदुओं के रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यानी इनके बारे में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में जो सामान्य परिचय है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों अंतरसागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियां एवं एटोल, दोस्तों अंतरसागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियां एवं एटोल अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका निर्माण यानी प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्रवाल सागरीय जीव प्रवाल या मूंगे के अस्थि पंजरों के समेकन एवं संयोजन से होता है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं कि प्रवाल या मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। इनका जीवन निर्वाह चूने पर होता है तथा यह एक स्थान पर असंख्य संख्या में पाए जाते हैं तथा अपने चारों ओर चूने का खोल निर्माण करते हैं। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जब मूंगा या प्रवाल मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। जब मूंगा या प्रवाल मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस क्रिया के कारण लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति का निर्माण हो जाता है। दोस्तों उसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये इसकी परिभाषा यानी हम प्रवाल भित्तियों को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जब मूंगा या प्रवाल मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है और इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर सागर में एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि मूंगा या प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं तथा यह प्रवाल भित्तियों का निर्माण किसी तट या द्वीप के सहारे अथवा यथोचित गहराई पर स्थित अंतरसागरीय चबूतरे के ऊपर करते हैं। दोस्तों मूंगा जल के अंदर ही जीवित रहता है। मूंगा या प्रवाल जल के अंदर ही जीवित रहता है, इसीलिए दोस्तों प्रवाल भित्ति का निर्माण सागर के अंदर या सागर के तल तक ही पाया जाता है। दोस्तों प्रवालों में अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं, प्रवालों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से भी अधिक विविधता पाई जाती है। प्रवालों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से भी अधिक विविधता पाई जाती है। इसी दोस्तों अगले बिंदु के रूप में आपसे चर्चा करूं कि प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वनों के नाम से भी जाना जाता है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वनों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों सामान्य परिचय के रूप में हमने प्रवाल
तथा प्रवाल भित्तियों का कुछ बिंदुओं के रूप में हमने इसका सामान्य परिचय के रूप में इसका अध्ययन किया है। यानी इसके बारे में प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों अगले सब टॉपिक के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं प्रवाल या मूंगा के विकास की दशाएं। यानी उष्णकटिबंधीय सागरों में प्रवाल या मूंगा के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती है, अनुकूल होती है। दोस्तों एक एक करके उन दशाओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो सागर में प्रवाल या मूंगा के विकास के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा इनके विकास के लिए उच्च तापमान अर्थात 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि मूंगा के लिए अति उष्ण तापमान तथा अति शीत तापमान दोनों ही उच्चतम कंडीशन उपयुक्त नहीं मानी जाती। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं प्रवाल सागरों में कम गहराई पर पाए जाते हैं। सागरों में कम गहराई पर पाए जाते हैं अर्थात प्रवाल सागरों में सामान्यतः 200 से 250 फीट या 60 से 77 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। इसके बाद प्रवाल मर जाते हैं। इसका कारण यह है कि इससे अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो पाता है तथा इनके जीवित रहने के लिए इनको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस वजह से प्रवाल या मूंगा सागरों में सामान्यतः 200 से 250 फीट या 60 से 77 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल यानी अवसाद मुक्त जल होना चाहिए। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल यानी अवसाद मुक्त जल होना चाहिए क्योंकि अधिक अवसादों के कारण इनका मुख बंद हो जाता है और प्रवाल मर जाता है। इस वजह से प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल यानी अवसाद मुक्त जल होना चाहिए। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 से 30% होनी चाहिए। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 से 30% होनी चाहिए क्योंकि इससे अधिक सागरीय लवणता होने पर प्रवालों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती क्योंकि अत्यधिक सागरीय लवणता में चूने के कार्बोनेटों की कमी होती है जो प्रवालों का भोजन होता है। इसलिए दोस्तों प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 से 30% होनी चाहिए। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है, प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होता है क्योंकि वहां पर इनके भोजन के पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसी वजह से दोस्तों नदियों के मुहाने के स्वच्छ जल में सामान्यतः प्रवाल या मूंगा कम पाए जाते हैं। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि सागरीय तरंगे एवं धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है। सागरीय तरंगे एवं धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। इस वजह से सागरीय तरंगे और धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक मानी होती है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि प्रवालों के विकास के लिए यथोचित गहराई पर
अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है। प्रवालों के विकास के लिए यथोचित गहराई पर अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यथोचित गहराई पर मिलने वाले अंतःसागरीय चबूतरों पर प्रवाल अपना घरौंदा बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं कि अगले बिंदु के रूप में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि मानवीय आर्थिक गतिविधियां, वर्तमान में मानवीय आर्थिक गतिविधियां जैसे नगरीकरण, औद्योगिक विकास, वनों का विनाश आदि के कारण सागरीय तापमान एवं वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, जो कि प्रवालों के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावनों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आज के टॉपिक में, आज के कालांश में हमने प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में चर्चा की है, इनके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की है तथा प्रवाल एवं मूंगा के विकास के लिए आवश्यक दशाओं की एक एक करके चर्चा की है। जैसे उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, इनके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रवाल सामान्यतः कम गहराई यानी 200 से 250 फीट या 60 से 77 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल यानी अवसाद मुक्त जल होना चाहिए। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 से 30% होनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। सागरीय लहरें तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इनके लिए भोजन लाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आज के क्लास में हमने प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों का सामान्य परिचय और प्रवाल या मूंगा के विकास के लिए आवश्यक दशाओं की चर्चा की है। अगले कालांश में हम प्रवाल भित्तियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।